जय भीम, जय संविधान। आज हम देश के हित की प्रशंसा करेंगे और देश के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, आइए चलते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, दीपक जी, इनसे कुछ बातें करते हैं, क्या बताते हैं देश के हित में। आप ये बताइए दीपक जी, अपना आप परिचय दीजिए, आप कौन हैं? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहूँगा और जितने भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं सबको मैं नमन करता हूँ। और मेरा नाम दीपक है और मैं आज देश के हित में बात करूँगा और कुछ जानकारी ऐसी दूंगा जो शायद किसी हर व्यक्ति को नॉलेज नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, अब ये हमारे भाई हैं अतुल, तो ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो जिनका हम आपको समझाएंगे। और चलिए आप इनसे क्वेश्चन करें। चलिए दीपक जी, ये बताइए कि जो है ये जो 15 अगस्त है, ये क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त ये जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश शासन था, उससे आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में एक त्यौहार के रूप में जो है हम हर 15 अगस्त को हमारा देश इसी पर्व को बड़े धूमधाम से मनाता है। और इस त्यौहार को पूरा देश मिलजुल कर मनाता है क्योंकि इसी आज ही के दिन हमारा जो है देश था वो आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश जो हमारे यहाँ राज कर रही थी और उस समय जो हमारे महापुरुष थे जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी, नेहरू जी, इन सब महापुरुषों ने मिलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो मैं इन सबको ना आज के दिन नमन करता हूँ और इसी में मैं इनसे अपना और क्वेश्चन कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देश को आज़ाद करने में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे बाबा साहब ने आज़ादी के बाद संविधान लिखने में जो समय लगा है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। बहुत सही दीपक भाई, बहुत सही, काफ़ी पढ़ाई की है, अच्छी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, इसी को बढ़ते क्रम में कुछ सवाल मैं और पूछना चाहूँगा दीपक जी से। दीपक जी ये बताइए, यूपी की सरकार आपको कैसे लगी? क्या बात करते हैं आप यूपी की सरकार के बारे में? देखिए, सरकार हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। फिलहाल अगर आपने क्वेश्चन किया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। जी दीपक जी, जो है कि ये सरकारें सब अपने फायदे के लिए जो है कि अपना वो करती हैं, चुनाव लड़ती है। इसमें गरीब जनता का कोई रोल नहीं होता क्योंकि पहले तो वोट मांगने जाते हैं लोग, जो होते हैं एमएलए एमएलसी विधायक जो भी होते हैं, लोगों के दरवाजे पर वोट मांगते हैं, जाते ही गरीबों के पैर छू लेते हैं और उनके बिस्तर पे बैठ जाते, खटिया बैठ जाते हैं। और जब अपना जीत जाते हैं तो पूरे 5 साल नज़र नहीं आते हैं, समझे जी। पूरे 5 साल नज़र नहीं आते। आप रहते हैं, आपको पता होगा। जी दीपक, तो आपको शायद पता है। तो हमें तो सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूपी के में रहते हैं तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं सबसे पहले आप बेरोजगारी को हटाइए। और क्योंकि बेरोजगारी, अगर हर बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमेगा तो उसको बहुत बड़ा बोझ लगता है अपने सर पे, समझ रहे हैं जी आप? जी जी। बहुत बड़ा बोझ लगता है अपने सर, मतलब कि ऐसा लगता है कि हम कुछ, मतलब ये जो पढ़े लिखे हैं सब बेकार है, किसी काम की नहीं है पढ़ाई। अगर देखिए, आप सोचिए अपने दिमाग से, वैसे तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिल ही जाए। जी। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ही करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहेंगे तब भी आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी आएगा आपको पागल बना के चला जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, आपको उसका हिसाब भी करना नहीं आएगा तो आप कैसे बिजनेस करेंगे? आप लॉस में चले जाएंगे, फिर आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई अति आवश्यक ज़रूरी है। एक रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। जी। और सरकार से बस यही हमारा अनुरोध है, यूपी की सरकार से, कि वो जो है बेरोजगारी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि यूपी की जनता सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। तो ठीक है,
अच्छा है, आपने अच्छा बताया है यूपी की सरकार के बारे में। ये बताइए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी आगे की भविष्य कैसे गुजरेगी, कैसे आगे चलकर चलेगा, आगे इनका कार्यक्रम कैसे बढ़ता रहेगा? देखिए, पहली बात तो कोरोना की वजह से 2 साल से स्कूल ही बंद है, शायद आपको पता होगा। नहीं, पता है। 2 साल से स्कूल ही बंद है, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य अच्छा जाएगा। बच्चों का भविष्य बहुत ही चिंतनीय है और हमें नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा, क्योंकि जो बच्चा पर डे स्कूल जाता था, आज वो दिन भर घर में घूम रहा है। ऑनलाइन के नाम पर केवल एक बहाना है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती, बाकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती कहीं पर। मानते हैं आपकी बात। बच्चे बैठ ही नहीं पाएंगे लैपटॉप कंप्यूटर के आगे, या फिर मोबाइल में अगर उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो वो ऑनलाइन पढ़ने की वजह से गेम खेलने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं। यूट्यूब पर वीडियो, आजकल हर बच्चा स्मार्ट है, हर बच्चा टैलेंट है। छोटे से ही मोबाइल उसको पकड़ा दिया जाता है, छोटे से ही मोबाइल चलाने लगता है। और जब से स्कूल बंद हुए हैं 2 साल से, लड़कों का, जो छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य काफ़ी लॉस में जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पा रही। और गांव में कोचिंग वगैरह अच्छे से पढ़ाते नहीं, गांव में तो वैसे भी सब बेकार है। तो दीपक जी, आपका कहना है कि ये कोविड-19 के जरिए इस 2 वर्ष में जो बच्चों की पढ़ाई है, ये सही ठीक से नहीं हो पा रही है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं, कुछ सवाल और पूछेंगे दीपक जी से। ये बताइए, आप जो है किसान बिल से आपको क्या समस्या है? देखिए, अब हम भी किसान तो है ही, किसान के बेटे हैं, गांव में रहते किसानी, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। धान वगैरह, गेहूं वगैरह हमारे भी बोए जाते हैं, हम भी लगाते हैं। तो हमको तो बहुत समस्या है किसान बिल से। जैसे हमको सरकार कह रही है ये आपके हित के लिए है, कह रही सरकार ये बिल आपके हित के लिए है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों जबरदस्ती हमें थमा रही है? हमें नहीं चाहिए, अपना हित ले लीजिए ना, हमें क्या दिक्कत, आपको क्या दिक्कत वापस करने में? जैसे किसान कह रहे हैं, कितने दिनों से बाहर बैठे, धरने बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमको आपका ये बिल नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। जैसे तो सरकार को अपना बिल वापस ले लेना चाहिए ना। लेकिन वो लेने के लिए तो जो तैयार तो नहीं हो रही। तो यही तो प्रॉब्लम है भाई, इसमें किसान का अगर फायदा होता, आप अपना फायदा चाहेंगे जिस चीज में, वो चीज आपको लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना, लेंगे। तो फिर जब किसान को लग रहा है कि इसमें हमारा लॉस है, तो इसीलिए किसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही दीपक। तो इसीलिए तो अगर आप किसान नहीं लेना चाहते, उसको सरकार अपना वापस करने, क्या दिक्कत है? जैसे पहले था वैसे ही कर दीजिए। चलिए, और ये बताइए कि दीपक जी, ये जो महंगाई चल रही है, इस दौरान महंगाई में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो चरम सीमा पर है। जहाँ पर आप बात कर लीजिए पेट्रोल की बात कर लीजिए, पेट्रोल लगभग 100 के पार होगा। 100 के पार है ना? तो पेट्रोल एक ऐसा पदार्थ है जिसको शायद हर घर में बाइक होगी। हर घर में, ऐसा तो नहीं कह सकते, 1-2 घर छोड़कर बाकी हर घर में बाइक होगी, शायद है ना? तो अब बाइक में, अच्छा, आपको कैसे पता है कि हर घर में होगी? अरे इतना डेवलप चल रहा था, बाइक के बिना काम ही नहीं चलेगा किसी का। इस जमाने में जैसे हर घर में एंड्रॉइड मोबाइल है आजकल, है कि नहीं? है। ये एक प्रक्रिया है, मतलब कि एक सिस्टम है कि आदमी को इसको लेना ही पड़ेगा। वो खुद चाहता है कि, अब जैसे पहले के ज़माने में था, साइकिल से लोग जाते थे कितनी दूर तक, क्या तब काम नहीं होता? तब भी काम होता था, लेकिन अब ज़माने के अनुसार आदमी बदल रहे हैं। वो भी चाहता है कि हम साइकिल से बाइक पे आ जाएं, बाइक से कार पे आ जाएं। ठीक, समझ रहे हैं? तो इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास लोगों को है। जो जैसे हम लोग हैं, बाइक में पेट्रोल डलाते हैं 100 का, पहले 100 का पेट्रोल डलाते थे तो हमको 1.5 लीटर मिल जाता था, लगभग 1.5 लीटर मिल जाता था 100 के पेट्रोल में। मिल जाता कि नहीं? मिल जाता था। और अब हमको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो यही समस्या है कि पेट्रोल महंगा है, और हम लोग इतना, अब मतलब जैसे काम से ही कहीं निकलेंगे, छोटे मोटे काम से साइकिल से जाते हैं, क्या करें, गरीब आदमी हैं हम भी लोग, कोई बड़े आदमी तो है। हाँ, तो आप ये बताइए दीपक जी, पेट्रोल के बारे में तो काफ़ी खूब अच्छा बताया है, लेकिन और कुछ महंगाई है, जैसे कि सब्जी है, और है ये है राशन है, गल्ला है, और जो है ये सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो बताइए ही।
देखिए, राशन की जो बात करें, राशन भी देखिए हमारा जो किसान का गल्ला है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया और दाल हो गई, ये जो किसान का गल्ला है, ये जो है व्यापारी लोग हैं सस्ते में खरीदते हैं हमसे, सस्ते में खरीदते हैं हमसे, और जब सीजन जाने के बाद वही चीज़ हमें वापस फिर महंगा महंगा करके देते हैं। तो इसमें अब अगर हम भी रेट बढ़ाएं, हमारा रेट भी बढ़ाया जाए तब तो ठीक है, क्योंकि धान वगैरह कितने में है लीटर में? इस समय होगा 1400-1500 रुपये कुंटल है ना। तो हमसे 1400-1500 रुपये कुंटल व्यापारियों ने खरीद लिया। उसके बाद उसका गेहूँ चावल निकलवा के कितने में बेचते हैं हमको? भाई 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो बेचते हैं। तो फिर यही आप जान लीजिए कितने, मतलब कितना महंगाई, हमें ही हमारे ही चीज़ को हम ही से खरीद कर हम ही को लूटा जा रहा है। ऐसा है कुछ सिस्टम। तो और इसका मतलब ये हुआ कि इस यूपी की सरकार ठीक तरीके से अपना कार्य नहीं संभाल रही। अब आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, आपका यही कहना है। पेट्रोल के दाम देख लिए आसमान चढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम देख लिए आसमान चढ़ रहे हैं, और तो जो तेल होता है सरसों का तेल, ये भी अभी आगे बीच में इसका भी रेट हाई था कि नहीं था? तो फिर और जैसे हमारी सब्जी है हो गई, किसानों की सब्जी, ये सब सस्ते दामों में खरीदी जाती है। और जो अगर हमारी जो है गेहूँ चावल ये सब है, ये इसको मतलब कम दामों में हमसे खरीद कर व्यापारी जो होते हैं उसको हाई रेट में हमें फिर से वापस करते हैं। बस यही कहना है। जी दीपक, आपने ठीक बताया महंगाई के बारे में और देश के बारे में। जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं इनके बारे में खैर अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया, जो भी आपसे हो सका वो उतना बताया। इसके बारे में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक जी। जय भीम, जय संविधान। चलिए, हमारा इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हफ्ते के अंदर ही नई वीडियो आपको फिर मिलेगी। सभी महापुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम।